हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है छोट की बुआ पार्ट 3। बुआ की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरे और बुआ के बीच उम्र का बहुत कम फासला होने के कारण हम दोनों सहेलियों की तरह रहती थीं और एक दूसरे के साथ हम अपनी व्यक्तिगत बातें कर लिया करती थी। बुआ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अक्सर फ़ोन पर उनसे बातें होती थीं। अपने नए घर के बारे में भी बुआ ने ही मुझे बताया था। जब शादी के बाद पहली बार मैं अपनी ससुराल आई तो सास ने मेरी आरती उतारी। फिर मैंने हिंदू रीति के अनुसार घर में अपना पहला कदम रखा। अपने घर की जो सुखद अनुभूति होती है, मैंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया था। सास ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया, एकदम अंदर वाला कमरा। वह भी सीलन से भरा हुआ था और दुर्गंध भी आ रही थी। सीलन के कारण जगह जगह से कमरे का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। कमरा देखते ही मेरा मन एकदम से बुझ गया, पर नई नवेली होने के कारण ये सोचकर मैं चुप रही कि शायद प्राइवेसी के लिए मुझे यह कमरा दिया गया है। कमरे में न खिड़की थी न कोई रोशनदान, इसीलिए धूप आने का कोई सवाल नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़ी पुरानी हो जाऊंगी तो अम्मा जी से कहकर आगे वाला कमरा हमें देने के लिए कहूँगी। मेरे पति देव अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें बस इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी सास से पूछा, अम्मा जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना पलंग बीच वाले कमरे में बिछा लूं। मेरी आशा के विपरीत अम्मा जी तुनक कर बोली, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से हथौड़ा मारा हो। मेरा घर फिर मेरा घर कौन सा है? बाबूजी ने मुझे अपने घर से विदा कर मुझे मेरे घर भेजा था, पर ये तो सास का घर है, फिर मेरा घर कहाँ है? रात को जब मेरे पति घर आए, मैं उन्हें कुछ बताती उससे पहले ही मेरी सास ने उन्हें नमक मिर्च लगाकर घर पर कब्जा करने वाली मनोवृत्ति के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अभी तो मैं जिंदा हूँ, इस घर में नहीं वही होगा जो मैं चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा घर है। फिर कई दिनों तक इस बारे में मेरी बुआ से कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे वे अपनी गृहस्थी में रम गईं। एक दिन मेरे बहुत आग्रह करने पर वे हमारे यहाँ आईं। बाबूजी से मिले भी काफ़ी दिन हो गए थे। तब उनकी बातों में अंदाजा हो गया कि अब उन्होंने अपने घर का सपना देखना छोड़ दिया था। फूफा जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब उन्हें एयरफोर्स का क्वार्टर मिलेगा तो वे अपने घर का सपना पूरा कर लें। बुआ ने अपने मन को मार लिया था। बुआ अब 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। इसी बीच मेरी भी शादी दिल्ली में तय हो गई। बुआ मेरी शादी में सिर्फ 2 दिनों के लिए ही आ पाई थी, क्योंकि उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। शादी के बाद भी बुआ से कभी कभी बात हो जाती थी। बाद में उनकी सास के देहांत के बारे में पता चला। सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब बुआ ने बताया कि कैसे उनके देवर ने बड़ी चालाकी से माँ की बीमारी के वक्त उनसे उनके घर के कागजातों पर हस्ताक्षर लेकर घर अपने नाम करवा लिया था। सुनकर बड़ा दुख हुआ था। बच्चे बड़े हो रहे थे। बुआ ने उसी छोटे से कमरे में 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से काफ़ी वक्त काटा। देवर की शादी अभी नहीं हुई थी। शादी होते ही शायद वह उन्हें घर से निकाल दें, यह सोचकर फूफा जी ने अपने क्वार्टर के लिए ऑफिस में अर्जी दे दी। संभवतः अगले महीने तक उन्हें क्वार्टर मिल जाता और बुआ का अपने घर का सपना पूरा हो जाता। पर ऊपर वाला न जाने किन रंगों में राजी था। होनी को शायद मंजूर न था कि बुआ अपने घर का सपना देखें। उस दिन फूफा जी फ्लाइट पर गए तो शाम को उनके बिग कमांडर तथा अन्य कुछ लोग उनका सब लेकर घर आए। उनका प्लेन क्रैश हो गया था।
इस हादसे ने बुआ को तोड़ कर रख दिया। भाई की 13वीं होते ही देवर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह उन पर घर खाली करने का दबाव डालने लगा। उसने एक बिल्डर के साथ बात कर ली थी कि यहाँ पर एक फ्लैट बना लें और उसे एक फ्लैट तथा 20 लाख रुपए दे दें। बिल्डर इस बात के लिए राजी हो गया था, इसीलिए वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके यह घर खाली हो जाए। बुआ ने थोड़ी दौड़ धूप कर किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया और दोनों बच्चों के साथ वहां आ गई। अपने घर का सपना देखने वाली बुआ अब किराए के घर में आ गई थी। लेकर घर आए उनका प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे ने बुआ को तोड़कर रख दिया। भाई की 13वीं होते ही देवर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह उन पर घर खाली करने का दबाव डालने लगा। उसने एक बिल्डर के साथ बात कर ली थी कि यहाँ पर एक फ्लैट बना लें और उसे फ्लैट तथा 20 लाख रुपए दे दें। बिल्डर इस बात के लिए राजी हो गया था, इसीलिए वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके यह घर खाली हो जाए। बुआ ने थोड़ी दौड़ धूप कर किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया और दोनों बच्चों के साथ आ गई। अपने घर का सपना देखने वाली बुआ अब किराए के घर में आ गई थी। फूफा जी के दोस्तों ने भाग दौड़कर उनके भविष्य निधि के पैसे बुआ को दिलवाने में उनकी मदद की। अब बुआ के पास पैसे थे पर अपना घर बनाने का सपना कहीं पीछे छूट गया। समय गुजरता रहा। बुआ ने घर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका बड़ा बेटा प्रभास अभी +2 में पढ़ रहा था और छोटा बेटा विभास अभी 10वीं में था। पिता की नौकरी प्रभास को मिल सकती थी। फूफा जी के दोस्तों ने उसी वक्त ऑफिस में उसे नौकरी देने की बात कर उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और पढ़ाई पूरी होते ही एयरफोर्स में नौकरी मिलने का आश्वासन भी दिया था। प्रभास ने +2 के बाद ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अभी उसने अपनी परीक्षा दे ही थी और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था कि उसके पापा के मित्र जो उनके साथ ही काम करते थे उन्होंने उसे इंटर्नशिप के लिए ऑफिस ज्वाइन करवा दिया। रिजल्ट आते ही उसकी सैलरी भी पक्की करवा दी। फूफा जी के दोस्तों ने ना सिर्फ उनके बेटे को नौकरी दिलवाई, उनके क्लाइंट मिलकर एयरफोर्स का क्वार्टर भी दिलवा दिया। अब बुआ और उनके दोनों बेटे किराए का घर छोड़कर अपने क्वार्टर में आ गए। छोटा बेटा अभी कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ रहा था। प्रभास की नौकरी हुई अभी 2 साल ही हुए थे कि उसकी शादी के प्रस्ताव आने लगे। बुआ इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहती थी पर इतने रिश्ते को इनकार भी नहीं कर सकी। कामनी पढ़ी लिखी, सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बुआ ने प्रभास से पूछा तो उसने हामी भर दी। बुआ ने अपने पति के दोस्त की मदद से प्रभास की शादी बड़े सादे ढंग से संपन्न करवा दी। अब बुआ ने घर पर बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि अब प्रभास कमाने लगा था। छोटे बेटे विभास ने आगे और न पढ़ने